Hello everyone, welcome back to the 15th episode of this series on Django REST Framework and I hope that you have learned so many things so far in this series. एंड यार आज की वीडियो में हम लोग कोड रिफैक्टरिंग करने वाले हैं। तो अभी तक बेसिकली हम लोगों ने देखा कि हम एपीआई व्यूज यूज़ करते थे Django REST फ्रेमवर्क के, बट आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जेनेरिक एपीआई व्यूज कैसे यूज़ करते हैं और जितनी भी एपीआईज है ये सारी इनको मैं रीफैक्टर करके जेनेरिक एपीआई व्यूज में कन्वर्ट कर दूंगा। सो कैसे करेंगे जेनेरिक एपीआई व्यूज उसको देखते हैं। तो सबसे पहले जेनेरिक एपीआई व्यू यूज़ करने के लिए हमें उसको इंपोर्ट कराना पड़ेगा। ठीक है, तो रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट जेनेरिक्स इंपोर्ट। ठीक है, एंड जब हम इंपोर्ट कराएंगे तो हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे जेनेरिक एपीआई व्यूज होते हैं जिनको हम चल के डॉक्यूमेंटेशन पे देखेंगे। तो आप जैसा देख सकते हो ये जेनेरिक एपीआई व्यूज हैं और यहाँ पे काफ़ी सारे व्यूज दिए हुए हैं। जैसे हम एग्जांपल पे देखेंगे, एग्जांपल पे नहीं, हम नीचे आते हैं तो सबसे पहला जो जेनेरिक एपीआई व्यू होता है वो होता है जेनेरिक एपीआई व्यू, मतलब उसका नाम ही जेनेरिक एपीआई व्यू होता है। एंड ये जो हमारी एपीआई व्यू क्लास होती है ना, जो अभी तक हम यूज कर रहे हैं, इसको एक्सटेंड करता है बेसिकली। ठीक है, तो उसमें काफ़ी सारे, जब वो एक्सटेंड करता है तो काफ़ी सारे नए एट्रीब्यूट्स ऐड होते हैं, जैसे क्वेरी सेट एंड लुकअप फील्ड एंड लुकअप यूआरएल के डब्ल्यू आर्क, तो इस तरीके की चीज़ें ऐड होती हैं। एंड उसके अलावा हमारे पास कर्ड ऑपरेशंस के लिए जैसे क्रिएट, लिस्ट, रिट्रीव, डिस्ट्रॉय, अपडेट एंड लिस्ट क्रिएट एपीआई, तो इस तरीके के हमारे पास मल्टीपल कर्ड ऑपरेशंस के लिए हमारे पास मल्टीपल एपीआई व्यूज होते हैं, जेनेरिक जिनको बोलते हैं। सो सबसे पहला जो एपीआई व्यू होगा उसको हम इंपोर्ट करेंगे। सबसे पहले तो इंपोर्ट करने से पहले हम एक चीज़ देखते हैं, हम जिस एपीआई व्यू को सबसे पहले कन्वर्ट करने वाले हैं विच इज़ दिस। ठीक है, तो ये जो चेकलिस्ट एपीआई व्यू है, अभी हमें अगर याद करें तो इसमें क्या क्या हो रहा था। ठीक है, तो इसमें तीन चीज़ें हो रही थी। इसमें सबसे पहले तो हम चेकलिस्ट की लिस्ट कर रहे थे, आई मीन लिस्टिंग हो रही थी। ठीक है, एंड फिर दूसरी चीज़ जो हो रही थी वो क्रिएशन हो रहा था। ठीक है, ये दो चीज़ें हो रही थी। एंड देखो, तो ये जो गेट मेथड था इसमें क्या होता था कि हम जितनी भी चेकलिस्ट होती थी उनकी लिस्ट को रिटर्न करते थे, राइट। एंड ये जो पोस्ट मेथड था उसमें हम चेकलिस्ट क्रिएट करते थे। ठीक है, तो ये दो चीजें हो रही थी। अभी उसके लिए हमें क्या करना है, हमारे पास Django REST फ्रेमवर्क में एक सिंगल एपीआई व्यू होता है विच इज लिस्ट क्रिएट एपीआई व्यू। सो ये दो टाइप की फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है, एक तो लिस्टिंग के लिए एंड दूसरा क्रिएशन के लिए। तो हमें करना कुछ भी नहीं यार, इसको इंपोर्ट कराना है जेनेरिक एपीआई व्यू को यहाँ पर से। एंड इंपोर्ट कराने के बाद हमें यहाँ पे एपीआई व्यू की जगह पे ये लिस्ट क्रिएट एपीआई व्यू रख देना है। एंड फिर उसके बाद बिकॉज अभी हमने लिस्ट क्रिएट एपीआई व्यू रख दिया यहाँ पे, सो अभी हमें गेट मेथड एंड पोस्ट मेथड अलग से डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ उसको बताना है कि भाई हमारा ये सीरियलाइजर है, ये परमिशन है, ये अप्लाई कर दो। एंड उसके बाद अभी एक चीज और बताना पड़ेगा हमें विच इज क्वेरी सेट। ठीक है, तो क्वेरी सेट हम ऐसे आर्गुमेंट में भी दे सकते हैं, यहाँ पे इस तरह लिख सकते थे चेकलिस्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। तो यहाँ पे होगा क्या, अगर हम इस तरह से क्वेरी सेट देंगे ना तो वो परमिशन अप्लाई करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, और बिकॉज जब हमारी लिस्टिंग होगी तो हमारी जितनी भी चेकलिस्ट है वो सारी चेकलिस्ट को रिट्रीव करा देगा। ठीक है, तो उस केस को अवॉइड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे गेट क्वेरी सेट मेथड डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, गेट क्वेरी सेट ये मेथड मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। एंड उसके बाद ये जो क्वेरी सेट है इसको मैं यहाँ पर से हटाकर इसके अंदर लिख दूंगा। ठीक है, एंड यहाँ पर मैं क्वेरी सेट रिटर्न कर दूंगा इस तरह से। एंड अभी इसके बाद यहाँ पे क्या करूंगा, मैं ऑल की जगह पे मैं फिल्टर लगाऊंगा। एंड जैसा आपको याद होगा ये फिल्टर लगा के मैंने लिखा था ना, मैं सेम चीज यहाँ पर लिख दूंगा। ठीक है, सो दैट्स इट, हमारा जो चेकलिस्ट एपीआई व्यू वो कंप्लीट हो चुका है। एंड इसमें हम लिस्टिंग एंड क्रिएशन दोनों कर सकते हैं। अभी हम उसकी टेस्टिंग देखेंगे इस वीडियो के एंड में, तो अभी हम इस कोड को हटा सकते हैं अगर चाहें तो। ठीक है, तो मैंने इसको हटा दिया। एंड ये रिक्वेस्ट में मुझे एरर दे रहा है बिकॉज जो रिक्वेस्ट है वो गेट क्वेरी सेट के पास उसका एक्सेस नहीं होता है। उसके एक्सेस के लिए हमें सेल्फ ये विच मीन्स इसका जो इंस्टेंस है उसके पास हमें रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, जो हमारा हमने एपीआई व्यू क्रिएट किया है, दैट पे मैं सेल्फ डॉट रिक्वेस्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, सिमिलरली अभी हम चलते हैं नेक्स्ट एपीआई व्यू में। अभी हम इसमें देखेंगे कि यार हम इसमें कर क्या रहे थे, कौन कौन से ऑपरेशंस कर रहे थे। इसमें जो पहला ऑपरेशन था विच इज गेट। ठीक है, तो यानी कि हम ऑब्जेक्ट, सिंगल ऑब्जेक्ट को रिट्रीव कर रहे थे। अभी अगर आप इसकी बात करो, ये वाला जो व्यू था इसमें जो गेट मेथड था हम उसमें लिस्ट को, पूरी की पूरी जो ऑब्जेक्ट थे उन सबकी लिस्ट को रिट्रीव करते थे। अब बट इस केस में क्या कर रहे हैं, इस केस में अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें हम सिंगल ऑब्जेक्ट को रिट्रीव करके गेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम बोलेंगे कि भाई इसमें हम रिट्रीवल वाला काम कर रहे हैं। ठीक है, एंड दूसरा वाला क्या काम कर रहे हैं, दूसरा है पुट मेथड होता है अपडेशन के लिए, आपको याद होगा। सो हम दूसरा जो काम कर रहे हैं वो है अपडेट के लिए, विच मीन्स अपडेट वाला काम कर रहे हैं। एंड जो थर्ड ऑपरेशन है विच इज डिलीट, तो हम इसमें डिलीट भी कर रहे हैं चेकलिस्ट ऑब्जेक्ट को, तो हम इसमें बोलेंगे कि डिस्ट्रॉय भी कर रहे हैं।
ठीक है। तो ये 3 चीजें कर रहे थे ना, तो उसके लिए भी हमारे पास Django REST फ्रेमवर्क में हमारे पास तीनों चीजें करने के लिए एक एपीआई व्यू होता है, विच इज रिट्रीव, अपडेट, डिस्ट्रॉय एपीआई व्यू। तो हमें सिंपली करना है क्या, इसको इंपोर्ट कराना है ऊपर, एंड इंपोर्ट कराने के बाद मुझे उसको एक्सटेंड करा देना है यहाँ पर, ठीक है। तो अभी रिट्रीव, अपडेट, डिस्ट्रॉय, ये तीनों एपीआई व्यू मैंने लगा दिए, एंड अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं चाहूं तो इस कोड को हटा सकता हूं, नो प्रॉब्लम। एंड जैसा कि आपको याद होगा, मैंने यहाँ पे गेट क्वेरी सेट मेथड डिफाइन किया था, एंड सिमिलरली मुझे यहाँ पे भी गेट क्वेरी सेट मेथड डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो चेकलिस्ट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट फिल्टर और यूजर इज इक्वल टू सेल्फ डॉट रिक्वेस्ट डॉट यूजर, बिकॉज हमें करंट यूजर के लिए चेकलिस्ट चाहिए सारी, ठीक है। सो दैट्स इट, हमारा ये भी हो गया। एंड अभी हम नेक्स्ट व्यू पे चलते हैं। नेक्स्ट व्यू पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हम कौन कौन से ऑपरेशंस कर रहे थे, यहाँ पर हम ऑपरेशन जो कर रहे थे वो था सिर्फ क्रिएशन का, ठीक है, यानी कि हम चेकलिस्ट आइटम क्रिएट कर रहे थे। तो यहाँ पर केवल क्रिएशन हो रहा था, ठीक है। अभी क्रिएशन हो रहा था तो उसके लिए भी हमारे पास एक सिंगल एपीआई व्यू होता है, विच इज क्रिएट एपीआई व्यू। तो मुझे उस क्रिएट एपीआई व्यू को कॉपी करना है एंड मुझे यहाँ पे इस तरह से पेस्ट कर देना है, दैट्स इट। मैं इस कोड को हटा सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने इस कोड को हटा दिया। आप सोच रहे होगे कि मैं इस कोड को हटा क्यों रहा हूँ सारे, बिकॉज मुझे दिखाना है यार कि हमने जितना काम, जितनी मेहनत की अभी तक इस प्रोजेक्ट में, और इतने इतने गेट, पुट एंड पोस्ट एंड डिलीट, ये सारे मेथड्स लिखे, तो वो सारे Django हमारे लिए कितना आसान कर सकता है बाय प्रोवाइडिंग जेनेरिक एपीआई व्यूज, ठीक है। सो क्रिएट एपीआई व्यू मैंने दिख दिया, एंड आप बोलोगे कि यहाँ पे मुझे क्वेरी सेट डिफाइन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्वेरी सेट डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं है यार, बिकॉज ऑलरेडी हमारा जो क्रिएशन वाला ऑपरेशन होता है यार, उसमें हमें ऑब्जेक्ट को रिट्रीव करने ही नहीं होते, हमें सिंपली क्रिएट करना होता है। तो सिंपली यहाँ पे सीरियलाइजर दे दो आप और परमिशन दे दो, दैट्स इट, हो गया काम। एंड अभी हम अगले एपीआई व्यू पे चलते हैं। तो सिमिलरली अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे भी 3 टाइप के ऑपरेशन हो रहे हैं। एक तो सबसे पहले सिंगल ऑब्जेक्ट रिट्रीव हो रहा है, ऑब्जेक्ट की अपडेशन हो रही है, एंड ऑब्जेक्ट डिलीशन हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे भी 3 ऑपरेशंस हो रहे थे, रिट्रीव, अपडेट एंड डिलीट। ओ डिटेल नहीं, डिलीट, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगा, इस सारे कोड को यहां पर से हटा दूंगा, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। एंड अभी बिकॉज यहां पर रिट्रीवल हो रहा है एंड अपडेशन हो रहा है एंड डिलीशन भी हो रहा है, तो मुझे यहाँ पे क्वेरी सेट बताना पड़ेगा। देखो क्रिएशन में क्वेरी सेट नहीं बताना पड़ता है, ठीक है, बट जहां पे हमें ऑब्जेक्ट के साथ कुछ छेड़छाड़ करनी है या फिर ऑब्जेक्ट हमें रिट्रीव करना है, तो वहां पे ऑब्वियस सी बात है क्वेरी सेट मुझे बताना पड़ेगा। एंड एक चीज का यहाँ पर ध्यान रखना, बिकॉज ये चेकलिस्ट आइटम्स के लिए थी ना ये एपीआई, तो मुझे यहाँ पे चेकलिस्ट आइटम लिखना होगा, दैट्स इट। एंड ये जो एपीआई व्यू है इसकी जगह पे मुझे वही यार ये वाला एपीआई व्यू यूज करना पड़ेगा, रिट्रीव, अपडेट, डिस्ट्रॉय व्यू। ये तो मैं भूल ही गया था एंड मैंने इसको लगा दिया, एंड दैट्स इट, हमारी एपीआईज काम करने लगेंगी परफेक्टली। तो अभी हम इनको टेस्ट भी कर लेते हैं आज सारी एपीआईज को, एंड हम चलते हैं अपने वीएस कोड में। एंड यहाँ पे ये मैं एपीआई के लिए, एपीआई टेस्टिंग के लिए मैंने एक टूल डाउनलोड किया है, तो मैं इसको इस पर टेस्ट करूँगा आई गेस, ठीक है। तो न्यू रिक्वेस्ट पे मैं गया, एंड न्यू रिक्वेस्ट पे मुझे एपीआई की यूआरएल लिखनी पड़ेगी। सो एपीआई की यूआरएल किधर है, ओके, सो दिस इज द एपीआई यूआरएल, फर्स्ट यूआरएल। सो मैंने इसको रखा, एंड हम बैक चलते हैं अपने व्यू पे, एंड यहाँ पे चलते हैं अपनी यूआरएल पे, ठीक है। तो सबसे पहली एपीआई थी ये वाली, इसको टेस्ट करेंगे। तो इसमें हम 2 टाइप की रिक्वेस्ट कर पा रहे थे, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो एपीआई थी इसमें हम केवल लिस्टिंग कर रहे थे एंड क्रिएशन कर रहे थे, राइट। तो हम चलते हैं एंड यहाँ पे लिस्टिंग एंड क्रिएशन करेंगे। लिस्टिंग के लिए हमें गेट रिक्वेस्ट भेजनी है, सिंपली साइन किया मैंने, ओके, सेंड किया मैंने, एंड एरर आ रही है, कनेक्शन वॉज रिफ्यूज बाय द सर्वर। ओके, सो सर्वर में, ओके, तो यार वो इंपोर्ट एरर है, सर्वर बेसिकली हमने जो क्रिएट एपीआई व्यू यहाँ पे लगाया ना भाई, तो उसको इंपोर्ट करना भूल गए। ओके, नो प्रॉब्लम, इंपोर्ट कर दिया भाई, अब तो हो जाएगा। ओके, अभी भी नहीं रन हो पा रहा है, तो यहाँ पे एपीआई रिट्रीव डिस्ट्रॉय, ओके, सो मैंने रिट्रीव डिस्ट्रॉय को कुछ गलत तरीके से लिख दिया, यहाँ पे धोखा हो जाएगा, ठीक है। तो अभी सही हो गया, एंड चलते हैं न्यू रिक्वेस्ट पे, एंड सेंड किया मैंने, तो मुझे देखो एरर आ रही है, ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल्स वर नॉट प्रोवाइडेड विच इज एक्सपेक्टेड, ठीक है। सो अभी मैंने यहाँ पे लॉग इन किया, एंड मुझे अपना यूजर नेम देना है गौरव, एंड यूजर नेम पासवर्ड दे दिया मैंने, मुझे एक्सेस टोकन मिल गया, एंड आई विल जस्ट कॉपी दिस एक्सेस टोकन एंड देन आई एम गोना पेस्ट इट राइट हियर। ओके, तो मुझे, मेरे लिए नया टूल है, मुझे पता नहीं है। ओके, तो बेयर टोकन पे मैं गया, मैंने एंटर टोकन यहाँ पे एंटर कर दिया, एंड अभी मैं रिक्वेस्ट सेंड करूंगा तो देखो मुझे एम्प्टी ऑब्जेक्ट मिल रहा है। वाई एम्प्टी ऑब्जेक्ट इसलिए मिल रहा है बिकॉज कोई चेकलिस्ट क्रिएटेड ही नहीं है। तो क्रिएट करते हैं यार एक चेकलिस्ट। अभी आपको पता है, मुझे अगर मैं इसी एपीआई पे अगर पोस्ट रिक्वेस्ट भेजूंगा चेकलिस्ट आइटम्स के साथ, तो चेकलिस्ट क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सेंड किया, एंड अभी देख लो कह रहा है टाइटल फील्ड इज रिक्वायर्ड।
तो मुझे टाइटल तो देना ही पड़ेगा चेकलिस्ट का। तो मैं चलता हूँ बॉडी में, एंड बॉडी में मुझे देना पड़ेगा फॉर्म एनकोडेड, एंड सबसे पहली फील्ड में जो दूंगा वो टाइटल, एंड उसकी वैल्यू दे देता हूँ दिस इज माई फर्स्ट, नॉट फर्स्ट चेकलिस्ट, ठीक है, स्पेलिंग गलत हो जाती है यार, एंड मैंने सेंड कर दिया। तो देख लो मेरी चेकलिस्ट क्रिएट हो गई है। एंड अभी मैं चलता हूँ फिर से गेट रिक्वेस्ट में, एंड मैं रिट्रीव करूंगा, तो आप देख लो मुझे रिट्रीव हो गई है। एक और चेकलिस्ट क्रिएट कर देते हैं। पोस्ट पे मैं गया, बॉडी पे गया, एंड दिस इज माई सेकेंड चेकलिस्ट, मैंने सेंड किया तो देख लो मेरी दूसरी भी, और मैंने यहाँ पे फिर गेट पे मैं गया एंड फिर मैंने गेट किया, तो देखो मुझे 2 चेकलिस्ट रिट्रीव हो गई हैं, एंड उनमें जो आइटम्स होते हैं वो एम्प्टी हैं, ठीक है, वो भी क्रिएट करेंगे अभी। तो हमारी चेकलिस्ट प्रॉपर्ली काम कर रही है भाई, हमारी एपीआई काम कर रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड एक चीज और चेक कर लेते हैं एडमिन पैनल में चल के कि जो हमने चेकलिस्ट क्रिएट की है वो करंट यूजर के लिए क्रिएट हुई है या किसी और के लिए क्रिएट हुई है। तो यहाँ पे आया मैं, ये देख लो यहाँ पे करंट यूजर गौरव फील्ड है, ठीक है। सिमिलरली इस चेकलिस्ट पे मैं गया तो यहाँ पे भी देखो करंट यूजर गौरव फील्ड है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, हमारी एपीआई परफेक्टली काम कर रही है। अभी हम दूसरी एपीआई को टेस्ट करेंगे विच इज एपीआई चेकलिस्ट स्लैश उसकी आईडी, ठीक है। तो इनको आईडी जो मिली उन आईडी पे ध्यान रख लेते हैं, ये 18 नंबर आईडी है, फिर उसके बाद 19 है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे गया से स्लैश चेकलिस्ट एंड आईडी मैंने दी 18, मैंने सेंड किया तो देख लो मुझे रिट्रीव हो गया, ठीक है। एंड फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे बेसिकली मुझे क्या करना है, मुझे अपडेट करना है ना, तो मैंने यहाँ पे बेसिकली पुट किया एंड मैंने इसका टाइटल चेंज किया, दिस इज माय फर्स्ट अपडेटेड चेकलिस्ट, एंड मैंने सेंड किया तो देख लो दिस इज माय फर्स्ट अपडेटेड चेकलिस्ट। एंड यहाँ पे भी रिफ्रेश करके देख लेते हैं, मैं बैक गया तो आप देख लो यहाँ पे दिस इज माय फर्स्ट अपडेटेड चेकलिस्ट हो गया है। एक बार और अपडेटेड कर लेते हैं यार, दिस इज माय फर्स्ट अपडेटेड चेकलिस्ट, ठीक है। मैंने सेंड किया तो देख लो अपडेटेड चेकलिस्ट हो गया, ये देखो यहाँ पे भी रिटर्न में मिल रहा है ऑप्शन वही वैल्यू, ठीक है। एंड अभी उसके बाद मैंने इसको डिलीट भी करना है, तो मैंने इसको 18 नंबर को डिलीट किया एंड बूम डिलीट हो गया। मैं यहाँ पे आया, रिफ्रेश किया मैंने तो देख लो एक ही ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ठीक है। तो हमारी ये एपीआई भी परफेक्टली काम कर रही है। एंड एक काम करते हैं यार, एक और एपीआई क्रिएट कर ही देते हैं। सो बेसिकली एक काम करते हैं, यहाँ एडमिन पैनल से मैं दूसरे यूजर के लिए एपीआई क्रिएट करता हूँ, ठीक है। सो दिस इज अ चेकलिस्ट फॉर, और यूजर का नेम रहेगा गौरव 123, ठीक है। तो गौरव 123 देखो मैंने यहाँ पे यूजर सेलेक्ट कर लिया गौरव 123 एंड मैंने इसको सेव किया, तो ये जो है गौरव 123 के लिए एक चेकलिस्ट क्रिएट हो गई है। एंड एक काम करते हैं, देखते हैं परमिशंस काम कर रही है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे गया एंड मैंने चेकलिस्ट वाली एपीआई कॉल की, प्लूरल में चेकलिस्ट, ठीक है। तो मैंने सेंड किया गेट रिक्वेस्ट, तो आप देख लो मुझे मेरी ही चेकलिस्ट मिल रही है, दिस इज माय सेकंड चेकलिस्ट। उसके अलावा मुझे वो चेकलिस्ट नहीं मिल रही। एक काम करते हैं, इसका यूजर भी चेंज करके देखते हैं, गौरव करते हैं, सेव किया मैंने एंड मैंने फिर से यहाँ पे सेंड किया रिक्वेस्ट, तो आप देख लो मुझे मेरी वाली तो मिल ही रही थी एंड मुझे दूसरे यूजर वाली भी मिलने लगी बिकॉज उसका यूजर चेंज हो गया है। एंड अभी मैंने फिर से यहाँ पे गौरव 123 कर दिया, मैंने सेव कर दिया एंड आप देख सकते हो एपीआई फिर से काम करेगी, देख लो। तो दैट्स इट, एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि यार हमारी जो एपीआई है वो परफेक्टली काम कर रही है। एंड कितना बड़ा कोड था, मैंने उसको छोटा कर दिया। एंड मेरा होल पर्पस यही था यार, मैंने इसीलिए गेट पोस्ट एंड पुट मेथड एंड डिलीट मेथड बताया था ताकि आपको समझ में आ सके कि यार ये जो एपीआई व्यूज होते हैं ना, ये जो जेनेरिक एपीआई व्यूज होते हैं, इनमें इंटरनली कैसे चीजें काम करती हैं। बिकॉज अगर मैंने आपको पहले से ही या फर्स्ट सेकंड क्लास में जब भी मैंने एपीआई क्रिएट करनी शुरू की थी, अगर मैंने तभी आपको ये बता दिया होता तो यार आपके सर के ऊपर से चला जाता, आपको समझ में ही ना आता। बिकॉज नहीं समझ में आता यार किसी को भी, बिकॉज जैंगो में एंड जैंगो फ्रेमवर्क में, एंड इसीलिए आप जैंगो को ओपिनियटेड फ्रेमवर्क बोलते हैं बिकॉज इसमें क्या यार काफ़ी चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट होती हैं। आपको आई मीन जो बिगनर डेवलपर्स होते हैं, अगर वो ज़्यादा हाई लेवल के ट्यूटोरियल्स देख लेते हैं जिनमें जेनेरिक व्यूज़ यूज़ किए जाते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि आपको समझ में नहीं आता कि यार चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। बट आप मेरे पास आए हो सीखने, तो ऐसा नहीं होने दूंगा मैं आपको इंटरनल्स भी बताऊंगा कैसे काम करता है। सो दैट्स वाई मैं एक बार बैक कर देता हूँ फिर से। मैंने सिर्फ बताया था आपको यहाँ पे, मतलब आज मुझे दिखाना था कि जेनेरिक एपीआई व्यूज से आप अपना काम कितना आसान कर लेते हो। एंड प्लीज़ आप जेनेरिक एपीआई व्यूज तभी यूज़ करना जब आपको बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन नहीं करना है। एंड अगर आप कोई ऐसी एपीआई क्रिएट कर रहे हो जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें कस्टमाइज करनी है, ठीक है, वैसे कस्टमाइज आप इसमें भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको इसमें पोस्ट मेथड वो करना है, पोस्ट मेथड चेंज करना है इसका, तो सिंपली यार पोस्ट मेथड को आप यहाँ पे ओवरराइड कर दो, दैट्स इट। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। पोस्ट मेथड आप इस तरह से ओवरराइड कर दोगे ना इसका, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप वहाँ पे अपनी फंक्शनलिटी डाल सकते हो। बट मेरा सजेशन यही है कि यार आप हर बार 2 टाइप के व्यूज होते हैं, आप या तो जो मैंने एपीआई व्यू जो बताया था इसको यूज कर सकते हो
एक्सटेंड करने के लिए, या फिर जेनेरिक एपीआई व्यू यूज़ कर लो, ये भी काफ़ी हद तक सही होता है कस्टमाइजेशन प्रोवाइड करने के लिए। आई मीन कस्टमाइजेशन के लिए परफेक्ट होता है जेनेरिक एपीआई व्यू, बिकॉज ये इसको एक्सटेंड करता है, सॉरी जेनेरिक एपीआई व्यू इस एपीआई व्यू को एक्सटेंड करता है, ठीक है। यानी कि ये ग्रैंडफादर है एंड ये उसका बेटा है, आई मीन हाँ बेटा है उसका, ठीक है। सो आप इस तरह समझ सकते हो, तो ये एक्सटेंड करता है बेसिकली, और नहीं मैं उल्टा बोल गया, सॉरी। ये उसका बेटा है एंड ये ग्रैंडफादर है, तो बेटा है ऑब्वियस ही बात है, तो बेटे को वो सारी चीज़ें पता ही होंगी ना जो ग्रैंडफादर के पास थी, ठीक है। तो बेसिकली इसको इनहेरिट कर रहा है। तो आप मोस्ट ऑफ द केसेस में इसको यूज़ करो या इसको यूज़ करो जब आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल चाहिए अपनी एपीआईज में, बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन करने हैं। बट अगर आपको ज़्यादा कस्टमाइजेशन नहीं करने हैं, सारी चीज़ें आप Django और एफएमआर पे छोड़ना चाहते हो, तो जेनेरिक एपीआई व्यूज आर परफेक्ट एंड मैं बहुत जगह यूज़ करता हूँ। आई मीन मैं प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स में भी काफ़ी मैंने इसको यूज़ किए हुए हैं। सो दैट्स इट, एंड आज की वीडियो यार यहीं पे ख़त्म करूँगा मैं, एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। वैसे मैं इसको रोल बैक कर रहा हूँ, ठीक है। जेनेरिक एपीआई मुझे सिर्फ कहना था आपको, इसलिए मैंने बताया। तो ओके, इसको पढ़ा रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यार, ठीक है। तो ओके, पोस्ट मेथड, ओके, तो मैंने सेव कर दिया। ओके, एंड अभी यार नेक्स्ट लेक्चर से मैं बेसिकली पहले मैं सोच रहा था कि यार एपीआई टेस्टिंग भी मैं आप लोगों को सिखा दूं, एंड एपीआई प्रोफाइलिंग कैसे करते हैं, एपीआई में वर्जन्स कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। एंड बिकॉज Django REST फ्रेमवर्क में अगर आप जाओगे ना तो यार बहुत कुछ है सीखने के लिए। देखो यहाँ पे आपको देख लो कितनी कुछ है। व्यू सेट्स है, अभी मैंने तो व्यू सेट्स तो बताया ही नहीं भाई। व्यू सेट्स तो इतना आसान काम कर देते हैं आपका, आई मीन जेनेरिक एपीआई व्यूज से भी बड़े होते हैं व्यू सेट्स। तो बट व्यू सेट्स आप बहुत ही अवॉइड करो, मत यूज करो ज़्यादा, ठीक है। बहुत ही सिंपल केसेस में यूज़ करो ज़्यादा, बिकॉज बहुत कस्टमाइजेशन करने में बहुत डिफिकल्टी आती है व्यू सेट्स में, ठीक है। एंड राउटर्स का कॉन्सेप्ट अभी मैंने आपको नहीं बताया है, वो देखेंगे, उसको भी बता दूंगा मैं। बट अभी हमारे लिए जो सिंपल फंक्शनलिटी हमें चाहिए थी एंड आपको मुझे इंटरनल समझाने थे बिकॉज एपीआई कैसे काम करती है, वो मैंने समझा दिया। एंड उसके अलावा भी Django REST में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखो कैशिंग होती है, आप एपीआई में थ्रॉटलिंग भी अप्लाई कर सकते हो, फिल्टरिंग मैंने नहीं बताई है, पेजिनेशन अप्लाई कर सकते हो, एंड स्कीमास भी क्रिएट कर सकते हो और आप एपीआईज में, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं सीखने के लिए, आप इसको अपने मन से भी एक्सप्लोर कर सकते हो। बट अगर हो सकेगा मुझसे तो इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट था हमारा एपीआई वाला Q&A ऐप, उसमें मैं ये सारी चीज़ें बताने की कोशिश करूंगा, बट वो अभी काफ़ी टाइम लगेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर से मैं यार रिएक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, एंड रिएक्ट जेएस पे इसका जो एपीआईज हैं, ये सारी एपीआईज वो कंज्यूम करेगा हमारा जो रिएक्ट फ्रंट एंड होगा। एंड उसके लिए मैं आपको कुछ प्री रिक्विजिट्स बता देता हूँ, तो आप उसका ध्यान रखना यार कि अगर आप रिएक्ट सीखना चाहते हो तो उसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट एंड ES6 आनी चाहिए। आई मीन जावास्क्रिप्ट तो मस्ट है, ES6 नहीं आएगी कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बीच में बताता चलूंगा, ठीक है, मैं बेसिक्स आपको समझाता चलूंगा। बट जावास्क्रिप्ट आनी तो बहुत ही जरूरी है, बिकॉज जावास्क्रिप्ट के बिना कुछ नहीं कर पाओगे आप रिएक्ट में यार। एंड HTML CSS तो आई होप आप सबको आती होगी। एंड NPM एंड यार्न, या दोनों में से किसी भी एक पैकेज मैनेजमेंट टूल के बारे में आप जान लेना। सो बेसिकली ये जो पाइथन में पिप होता है, NPP NV होते हैं, उन्हीं की तरह NPM एंड यार्न होते हैं। बट थोड़ा बहुत ही मुझे NPM एंड यार्न बहुत अच्छे लगते हैं, बिकॉज उनमें फीचर्स वाइज बहुत अच्छे होते हैं वो। बट यार लोड बहुत होता है उनमें, जो इंस्टॉलेशन के बाद फाइल काफ़ी बढ़ जाती है। तो ये तीन चीज़ें आपको आनी चाहिए यार, ठीक है, जावास्क्रिप्ट एंड ES6 प्लस प्रेफर्ड, मतलब आती होगी, दैट्स ए प्लस पॉइंट फॉर यू। अगर नहीं आती होगी कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बेसिक समझाता चलूंगा। एंड HTML एंड CSS NPM एंड यार्न, दैट्स इट, आपको इतना आना चाहिए रिएक्ट सीखने के लिए, ठीक है। सो अभी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, रिएक्ट जेएस पे इसका फ्रंट एंड स्टार्ट करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।